एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम शुरू करेंगे आपके पेपर 2 असेसमेंट फॉर लर्निंग। पेपर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। तो ये BH सेकेंड ईयर की बुक है आपकी। हर यूनिवर्सिटी, चाहे वो CRSE हो, MDU हो, CBLU हो, GLU हो, IGU हो, सभी GJU इन सभी यूनिवर्सिटी में आपके यही टॉपिक्स आते हैं। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं आज की यूनिट 1 और इसमें पार्ट 1 रहेगा ये हमारा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट के बारे में। क्योंकि अभी बुक का नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो पहले जानते हैं कि असेसमेंट आखिर होता क्या है, असेसमेंट क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं और उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं और कौन सी वैल्यूज़ हैं असेसमेंट की। तो शुरुआत करते हैं व्हाट इज़ असेसमेंट से। असेसमेंट है क्या? आपने ये असेसमेंट वर्ड सुना होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से सुना होगा, समेटिव असेसमेंट के नाम से सुना होगा, है ना। तो असेसमेंट का मतलब है एक वाइड वैरायटी ऑफ टूल्स जो एजुकेशन में यूज़ किए जाते हैं इवैल्यूएट करने के लिए, मेजर करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लर्निंग की प्रोग्रेस जानने के लिए, या फिर कोई स्किल बच्चा सीख रहा है उसके लिए। तो जो बच्चे की एजुकेशनल नीड्स है उनको पूरा करने के लिए जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ असेसमेंट। वो सभी टूल्स का कलेक्शन हमारा असेसमेंट है। तो हमें यहाँ पे सभी मेजरेबल आइटम्स को क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। चाहे वो आपकी नॉलेज हो, चाहे वो स्किल हो, चाहे बच्चे का एटीट्यूड हो, बिलीव्स हो, सबको। तो कुछ डेफिनेशंस के जो समझते हैं हमारा असेसमेंट क्या होता है भाई। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिस्कसिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, मतलब इकट्ठा करनी है, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करना है, क्योंकि उससे रिलेटेड आप डिसीजंस लेंगे इन ऑर्डर टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स। अभी हम क्यों डाटा गैदर कर रहे हैं, ताकि हम बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल को जान पाएँ कि बच्चा कितना सीख पाया है। और हम इसे ये भी कह सकते हैं इट इज़ अ सिस्टमैटिक बेसिस फॉर इन्फरेंसेस। इन्फरेंसेस वही होता है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपने एक तरह से रिपोर्ट तैयार कर ली बच्चे के लिए कि बच्चे की क्या अब पोजीशन है, क्या कहाँ तक बच्चा सीख पाया है, कितना नहीं सीख पाया है, नहीं सीख पाया तो उसके क्या क्या रीजंस रहे हैं। तो एक सिस्टमैटिक कलेक्शन है जिसमें आप रिव्यू देते हैं, और रिव्यू देने के लिए आप यूज़ किसका करते हैं, इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं जो कलेक्ट की जाती है बाय वेरियस एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि वेरियस प्रोसेस से कराए गए हैं बच्चे की सीखने के लिए। ठीक है, तो असेसमेंट के डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, ये जो डिफरेंट फिलोसफर्स ने या एजुकेशनलिस्ट ने दी हैं। अब हम समझते हैं कि भाई असेसमेंट है क्या, ये तो हमने जान लिया। ठीक है, असेस करना बच्चों को देखना कि बच्चों ने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई ज़रूरी क्यों है, हम आखिर क्यों जानना चाहते हैं कि बच्चे कितना सीख पाए हैं। तो पहला रीज़न है कि बहुत सारे अच्छे रीजंस हैं हमारे पास असेसमेंट के लिए। लेवल ऑफ अचीवमेंट जाननी है हमें बच्चे की, क्योंकि आप अगर बच्चे को पढ़ा रहे हो तो पेरेंट्स चाहेंगे कि आप एक रिपोर्ट भी दो पेरेंट्स को कि बच्चे ने कितना अचीव कर लिया है ना। तो लेवल ऑफ अचीवमेंट जानने के लिए असेसमेंट ज़रूरी है। और कंपेयर करने के लिए आपको बच्चों में कंपैरिजन करना है। हालांकि मैं उस कंपैरिजन की बात नहीं करी जहाँ पे आप बच्चों के सेक्शंस डिवाइड कर दें कि अच्छे बच्चे हैं या अच्छे बच्चे नहीं हैं। सब बच्चे एक होते हैं, कोई अच्छा या कोई वो नहीं होता। तो हमें असेस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम सब बच्चों को एक लेवल पर ला सकें, क्योंकि हमें इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट में पढ़ाना है। ठीक है, अब जब हमें पता चलेगा, जब हमने असेस किया, जब तक हमें यही नहीं पता कि हमारे सभी बच्चे कौन से लेवल पर हैं, तब तक हम बच्चों में इम्प्रूवमेंट भी नहीं ला पाएंगे। तो इम्प्रूवमेंट गाइड करने के लिए भी असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका प्राइमरी जो ज़रूरत है वो क्या है, फाइनल अवार्ड के लिए। मतलब हमें बच्चों को फाइनल में कितना बच्चे अचीव कर पाएँ वो अच्छा होना चाहिए, सबका लेवल इक्वल होना चाहिए। कोशिश हम यही करते हैं कि जो हम समझा रहे हैं हर बच्चे को अच्छे से बराबर तरीके से समझ में आ जाए, पर ऐसा होता नहीं है। तो उसके लिए हम चेक करने के लिए असेस करते हैं बच्चों को, और फिर हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं बच्चों में। ठीक है,
तो बच्चों को और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं डेवलपमेंट की। उसके बाद टू एनेबल स्टूडेंट प्रोग्रेशन, मतलब स्टूडेंट क्या करते हैं, दे ऑफन कैन नॉट अंडरटेक अ कोर्स ऑफ स्टडी अनलेस दे हैव साउंड फाउंडेशन ऑफ अ नॉलेज और स्किल। देखो कोई भी हो, आप ही क्यों ना हो, आप अगली चीज़ पर तब तक नहीं बढ़ना चाहेंगे जब तक आपकी जो पिछली वाली चीज़ है वो अच्छे से एकदम परफेक्ट नहीं हो गई है। आप अब ये बुक तैयार कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि बुक पूरी कंप्लीट हो जाए, मैं बिल्कुल अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आप में, तो आप नेक्स्ट बुक के साथ जाएंगे। तो बच्चे भी ज़्यादातर इसी तरीके के होते हैं, जब तक उन एक कोर्स में वो अपने स्किल को मास्टर नहीं कर लेते वो अगले कोर्स में जाने के लिए मेंटली रेडी नहीं होते। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों को एक क्लियर आइडिया होना चाहिए किसका लेवल ऑफ अचीवमेंट का, बच्चों के लेवल का, बच्चों को खुद को भी आइडिया होना चाहिए। टीचर के लिए तो ज़रूरी है ही जानना, क्योंकि टीचर को ही बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है, पर बच्चे के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो लेवल ऑफ अचीवमेंट अपना जान पाए। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट के चॉइस ऑफ ऑप्शन को फैसिलिटेट करना, मतलब अगर स्टूडेंट ने ऑप्शन सेलेक्ट करने किसी प्रोग्राम में, तो उसको उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी वो समझ कुछ क्या सेलेक्ट कर पाएगा। और अंडरस्टैंडिंग आप किस तरह चेक कर पाएंगे, असेसमेंट के द्वारा। ठीक है, फिर बच्चों के फॉल्स डायग्नोस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि उन पर काम किया जा सके, उनको हटाया जा सके। बीमारी को जानना इसीलिए ज़रूरी है ताकि बीमारी पर सुधार लाया जा सके। तो डायग्नोस का मतलब बीमारी को जानना। ठीक है, डायग्नोस जैसे आपका डॉक्टर डायग्नोस करता है कि आपको क्या परेशानी है, तो आपको भी बच्चों की परेशानी जाननी है, और आप वो तब जान पाएंगे जब आप उन्हें असेस करेंगे। और अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो आप मोटिवेट भी असेसमेंट के द्वारा ही कर सकते हैं। विदाउट असेसमेंट आपको पता ही क्या चलेगा कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं या नहीं। तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि असेसमेंट सिर्फ पेपर पेन टेस्ट नहीं होता है, वो इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन में फ़र्क क्या है। बहुत सिमिलर से वर्ड्स लगते हैं और हम अपने डेली यूज़ में किसी भी वर्ड की जगह कोई भी वर्ड यूज़ कर लेते हैं, पर तीनों का मतलब बिल्कुल अलग है। और जहाँ पर हम मेजरमेंट की बात करते हैं तहाँ हम सिर्फ पेपर पेन टेस्ट की बात कर रहे हैं, पर असेसमेंट के अंदर हम ओवरऑल बच्चे को देख रहे होते हैं। ठीक है, आगे टू गिव फीडबैक। अब फीडबैक किसको ज़रूरत है भाई, बच्चे को भी फीडबैक चाहिए, आपको खुद को भी फीडबैक चाहिए, आपके सीनियर्स को आप फीडबैक चाहिए। आप एज अ टीचर हैं तो आप प्रिंसिपल को जाकर फीडबैक देंगे बच्चे का, और फीडबैक कब दे पाएंगे, जब आप उन्हें असेस करेंगे। उनके पेरेंट्स को देंगे, यानी बच्चों के पेरेंट्स भी आपसे फीडबैक मांगेंगे कि भैया मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है। पीटीएम होती है ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उसमें क्या होता है, उसमें यही तो होता है, आपने जो असेसमेंट रेडी किया, उसकी रिपोर्ट रेडी की, वो आप पेरेंट्स से शेयर करते हैं, राइट। तो यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस में चेंज लाने के लिए असेसमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब समझते हैं कि भाई असेसमेंट क्यों ज़रूरी है और क्या है, हमने जान लिया। अब कितनी तरह से असेस हम बच्चों को कर सकते हैं। तो पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट। समझते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। आपने ये सुना भी होगा, अगर आप स्कूल पढ़ते थे और पढ़ाते हैं तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका बहुत टच वाला वर्ड होगा, बहुत टच में रहे हैं आप इस वर्ड के, है ना। अब ये क्या है, पहले तो एक बात समझिए, फॉर्मेटिव और समेटिव में बहुत छोटा सा एक फ़र्क। फॉर्मेटिव साल के दौरान होते हैं, समेटिव साल के एंड में होते हैं, साल या फिर आप टर्म के एंड में कहेंगे, जहाँ पर आप फिर प्रोग्रेस लाने की कोई क्या कहेंगे, प्रोग्रेस नहीं करवा पाएंगे अब आप बच्चों में, वो फाइनल रिजल्ट देगा समेटिव। लेकिन फॉर्मेटिव के अंदर क्या है, फॉर्मेटिव में अगर बच्चे ने कोई गड़बड़ करी तो आप उसमें उसके प्रोग्रेस के चांसेस है, उसके इम्प्रूवमेंट के चांसेस है। प्रोग्रेस की जगह इम्प्रूवमेंट वर्ड कहना बहुत सही रहेगा, क्योंकि फॉर्मेटिव क्या होता है, साल के दौरान होता है, और जब पूरे साल के दौरान, कोर्स के दौरान हो रहा होता है,
तो हम बच्चे की कमियां जानकर उस पर काम भी कर पाते हैं। तो असेसमेंट ये कैसा है जो फ्यूचर लर्निंग पर फोकस्ड है कि बच्चा अगर फ्यूचर में जो लर्न कर रहा है हम उसमें किस तरह बदलाव ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये असेसमेंट फीडबैक देता है। आपने यूनिट टेस्ट सुना होगा, पिछले टाइम में फॉर्मेटिव असेसमेंट को यूनिट टेस्ट कहा जाता था, मतलब आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हुए एक फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाता है। बेसिकली मैं बताऊँ आपके टर्म 1 से पहले आपके 2 फॉर्मेटिव्स हो जाते हैं जिनको हम FA1 FA2 बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट 2। इसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट आता है, फिर इसमें आपको पूरा पार्ट आता है। तो यहाँ जब आपका FA1 हो गया, आप बच्चे की ग्रोथ चेक कर पा रहे हैं, फिर आप इम्प्रूवमेंट के लिए भी आपके पास बहुत सारा स्कोप बचता है, क्योंकि ये हमें क्या देता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हमें फीडबैक प्रोवाइड करता है बच्चे के बारे में। जबकि असेसमेंट जो क्या कर ले, एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई कर ले अचीवमेंट का। भाई टर्म 1 का रिजल्ट आ गया, आप तो पीटीएम में बुला के आप रिजल्ट दे देंगे, आप यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं करवा पाएंगे। टर्म 2 में भी रिजल्ट आ गया, आप दे देंगे। वहाँ पर क्या होगा, आप एक तरह से अचीवमेंट बता रहे हो उनकी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के, भाई आधे साल में बच्चों ने इतना अचीव कर लिया है। अब आप यहाँ पे प्रोग्रेस का कोई स्कोप नहीं दिखा रहे हैं, आप अचीवमेंट बता रहे हैं, दैट इज़ स्टैंडर्ड अचीवमेंट, तो वो हमारा हो जाता है समेटिव, ठीक है। टर्म 1 भी कहते हैं, टर्म 1 टर्म 2, दैट इज मतलब एक कोर्स के एंड में, जैसे सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स हो रहे हैं आपके बीएड के, या ईयर के पूरे ईयरली एग्जाम्स हो रहे हैं, एक आपके इंटरनल एग्जाम्स होंगे, वो आपके फॉर्मेटिव में आ जाएंगे। जो आपके बिल्कुल साल के एंड में होते हैं वो आपके क्या आ जाएंगे, समेटिव में आ जाएंगे। उसके बाद हमारा तीसरा तरह का असेसमेंट आता है नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट। पहले समझते हैं नॉर्म का मतलब क्या होता है। भाई नॉर्म का मतलब होता है कुछ नियम, यानी कुछ रूल्स, ठीक है। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट समझते हैं, वो क्या है, द ग्रेडिंग ऑफ ईच प्यूपिल परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स। जैसे कि आपने एक असेसमेंट चार्ट बनाया जहाँ पे आप बच्चे देखो, एक होते हैं नॉर्म रेफरेंस, एक क्राइटेरियन रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस में क्या है, जैसे स्कूल में टेस्ट होते हैं बच्चे के, फिर एक आप लिस्ट तैयार करते हैं सबके टेस्ट की, फिर आप अनाउंस करते हैं क्लास में। तो वहाँ क्या होता है, कंपैरिजन होता है एक बच्चे के टेस्ट का दूसरे बच्चे के टेस्ट से, जो कि पेरेंट्स भी करते हैं। पेरेंट्स कहते हैं भाई तूने देखा, मतलब अब बच्चा अपने मार्क्स लेके जाएगा तो कहेगा पड़ोसी वाले कहते इतने अच्छे नंबर आए, तेरे क्यों नहीं आ पाए, तेरे को भी तो वही टीचर पढ़ाती थी, उसे भी तो वही टीचर पढ़ाती थी, क्या ऐसी फैसिलिटी थी जो हम तुझे नहीं दे पाए, जो तू नंबर नहीं ले पाया। पेरेंट्स का परमानेंट डायलॉग। तो यहाँ पर जो एक बच्चे की परफॉर्मेंस है वो दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस से रिलेट की जा रही है। जबकि क्राइटेरियन रेफरेंस क्या होता है, जहाँ पर आपको एक स्टैंडर्ड दे दिया जाता है कि स्टैंडर्ड एक मार्क्स है वो आपको गेन करते हैं। तो इसमें पहले से ही स्टैंडर्ड सेट होता है। जैसे आपको एक टीचिंग एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 60%, आपको 70%, 80% बता दिए जाते हैं कि आपको इतना स्कोर करना है। तो आपका स्टैंडर्ड सेट है, आपको किसी और से कंपेयर नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने स्टैंड, जैसे सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं हम, तो 150 का मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें हमें 90 स्कोर करना होता है उसे क्लियर करने के लिए। उसके ऊपर वाले आप जितने भी चले जाओ, 145 हो या 91 हो, कोई मायने नहीं रखता, वो सेम है, क्योंकि स्टैंडर्ड किस पर सेट था, 90% था। तो यहाँ पर जो उस क्राइटेरिया को क्रॉस कर जाते हैं वो हमारे मतलब सेलेक्ट हो जाते हैं। तो वो हमारा होता है किस तरह का टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो ये जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें आपको सिर्फ जैसे क्या कहते हैं पास करना है आपको, जैसे सीटेट का एग्ज़ाम है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, सिर्फ आपको उसने स्कोर करके आगे जाना है। उसमें आपके कितने नंबर आए वो मायने नहीं रखता, लेकिन उसके आगे बढ़कर आप जब किसी पर्टिकुलर स्कूल के एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार होती है, वहाँ आपका एक कंपैरिजन दूसरे बच्चे के साथ होता है, तो वो आपका हो जाता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ठीक है, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। उसके बाद हमारा आता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक में क्या होता है, डायग्नोस करना, जैसे कि बच्चे की खामियों को जानना। डायग्नोस करना मतलब ये एक तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसा ही समझ लो, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट साल के दौरान हो रहा था, वो हमें बच्चे की रिपोर्ट दे रहा था, तो हम बच्चे की कमियां भी ढूंढ पा रहे थे। तो डायग्नोस असेसमेंट भी वही होता है हमारा, हम बच्चे की कमियां ढूंढ पाते हैं, बच्चे को डिसलेक्सिया तो नहीं है। क्यों डिसलेक्सिया क्या है,
कोई भी प्रॉब्लम, आपने इतनी सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, वो सारी लर्निंग डिसेबिलिटी को आप जान पाएंगे कोई बच्चे में। फिर आप क्या कहते हैं पीटीएम में, आप रिपोर्ट करते हैं पेरेंट्स को कि ये बच्चा रीडिंग में थोड़ा इसको इम्प्रूवमेंट चाहिए, रीड ढंग से नहीं कर पाता, ट्रांसलेट नहीं कर पाता। आप बच्चे की प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, फिर उन पर काम करते हैं। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है जहाँ पर जिस असेसमेंट के थ्रू आप बच्चे की परेशानी को ढूंढ पाएँ, उसको कौन सी प्रॉब्लम है या अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसको जान पाएँ। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कौन सा, हमारा आता है इंटरनल असेसमेंट, जहाँ पर आपके क्लास टीचर ही उन असेसमेंट्स को ले लेता है। तो वो आपके इंटरनल असेसमेंट हो गए और वो उनके खुद के प्रोग्राम ऑफ टीचिंग के लिए, जैसे आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, एक तो फॉर्मेटिव टेस्ट हो गया, वो तो वही पूरे स्कूल का एक साथ होगा, डेट शीट तैयार होगी। लेकिन नॉर्मली आपने एक चैप्टर पढ़ाया तो आप चाहेंगे बच्चे को जानना कि बच्चे ने चैप्टर कितना सीखा, तो आप चैप्टर टेस्ट ले लेते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट ले लेते हैं बच्चों का, नॉर्मली ऑरल टेस्ट ले लेते हैं। तो वो आपके इंटरनल एग्जाम्स हो जाते हैं जो मोस्टली क्लास टीचर ही लेती है। एक्सटर्नल एग्जाम्स की बात करें तो भाई जैसे आपका ये फॉर्मेटिव समेटिव जो पूरे स्कूल के ही हो रहे हैं, आपको ढंग से चेक करने पड़ेंगे। क्लास टेस्ट तो लेके आप चेक भी ना करो तो भी आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, बिकॉज वो आपने अपने खुद के असेसमेंट के लिए लिया। ठीक है, उसके बाद एक इनफॉर्मल होता है, एक फॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब जहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू बताएं, आपने ऑब्जर्व किया, तो यहाँ आपने फॉर्मली कोई काम नहीं करा है। फॉर्मल होता है जहाँ आप बिल्कुल पेपर पेन लेके उसको ऑब्जर्वेशन को नोट करें, सब चीज़ करें, प्रायर वार्निंग दे बच्चे को कि भाई आपका टेस्ट होगा, डेट शीट प्रोवाइड करें, सिलेबस दें, वो तो आपका हो जाएगा फॉर्मल। लेकिन जहाँ मैं इनफॉर्मल की बात करूँ, आपको डेट शीट नहीं दे रहे हैं, ऐसी सरप्राइज रैंडम टेस्ट ले रहे हैं, वो इनफॉर्मल हो जाएगा। आप ऐसे रैंडमली ओरल टेस्ट ले रहे हैं या ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चे को देख रहे हैं, जहाँ बच्चे को नहीं पता कि उसको एसेस किया जा रहा है, वो हो गया आपका इनफॉर्मल। जहाँ पे फॉर्मल तरीके से आपने बच्चों को इन्फॉर्म करा है और उसके बाद आप काम कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फॉर्मल असेसमेंट। फिर है कॉन्टिन्यूस असेसमेंट। भाई असेसमेंट कॉन्टिन्यूस है ही, चलते ही रहना चाहिए, क्योंकि फाइनल असेसमेंट अचीव करने तक, होने तक, जहाँ पे आप स्टैंडर्ड सेट करके बैठे हैं, उस तक नॉर्मली हर दिन आप बच्चे को असेस कर रहे होते हैं, हर दिन हर मिनट आप बच्चे को असेस कर रहे होते हैं। टर्मिनल असेसमेंट होता है जो फाइनली लिया जाता है, साल के एंड में लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है जहाँ पर आपकी मार्किंग स्कीम्स जो होती हैं, ऑब्जेक्टिव होता है जहाँ पे आप कोई भी चेक करें उसका जो आंसर है वो सेम होगा। मार्क्स अवॉर्ड करते हैं आप उसमें, है ना, जिसमें आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए, आपके ट्रू फॉल्स आ गए, जिनका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, वो वही रहेगा आपका, वो ऑब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव हो गया जहाँ पर आप कैसे क्वेश्चंस लें, जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स वाले क्वेश्चन जिनमें आंसर्स वेरी कर सकते हैं, प्लस टीचर अगर बदल जाए चेक करने वाला तो भी मार्क्स भी वेरी कर सकते हैं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ राइटिंग डिफर करता है। तो जैसे कि आपने कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दे दिया कि आपका क्या कहना है स्कूल एजुकेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है, तो उसमें बच्चे ने आंसर लिखा, बच्चा खुद अपने वर्ड्स में बना के लिखेगा, तो उसका जो मार्क्स है आपने चेक किया वो तो आप कुछ और दे सकते हैं, हो सकता है दूसरा कोई टीचर चेक करे वो कोई और नंबर्स दे दे, उसको मार्क्स में डिफर। लेकिन ऑब्जेक्टिव में मार्क्स हमेशा फिक्स्ड रहेंगे, क्योंकि वो एमसीक्यू होता है, उसका एक ही आंसर है, फिक्स्ड है, तो वही रहेगा। कोई दूसरा टीचर भी चेक करे या कोई प्रिंसिपल आके चेक करे या उनके पेरेंट्स चेक करें या कोई भी चेक करे। ट्रू फॉल्स हो गए आपके, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में उस तरह के असेसमेंट आता है। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस असेसमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जहाँ पे स्कॉलिस्टिक और नॉन स्कॉलिस्टिक दोनों एरियाज पर ध्यान दिया जाए, मतलब कि पढ़ाई यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड और नॉन सब्जेक्ट्स यानी कि आपकी बहुत सारे वोकेशनल चीज़ें होती हैं जिनसे रिलेटेड असेसमेंट किया जाए। बच्चे में वैल्यूज़ कितनी हैं, बच्चे कितना कोऑपरेट होकर बच्चों के साथ मिलकर काम करता है, तो पूरी ओवरऑल एक तरह से किसकी बात हो रही है यहाँ पर, पूरी ग्रोथ की बात होती है। ठीक है, आपको पता चल गया असेसमेंट होता क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, आप समझते हैं उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं।
ठीक है। प्रिंसिपल्स, और उससे पहले मैं आपको बता दूँ असेसमेंट हम कर कैसे सकते हैं। आप लेबोरेटरी वर्क असेसमेंट करा सकते हो, एग्ज़ाम क्वेश्चंस में दे सकते हो, प्रैक्टिकल वर्क हो सकता है, एग्जीबिशंस कराए जा सकते हैं, सेमिनार हो सकते हैं, किसी भी तरीके से आप असेसमेंट कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलरली आपको एक पेपर पेन का देकर टेस्ट ही नहीं लेना, बहुत सारे तरीके हैं। वर्क बेस्ड लर्निंग हो सकती है, आपने ग्रुप में बच्चों को बिठा दिया और लर्न करा रहे हैं, कुछ असेस करने के लिए उनको प्रोजेक्ट दे दिया, कुछ भी आप करवा सकते हैं। डिस्प्ले करवा लिया आपने, उनको प्रेजेंटेशन दे दी दिखाने के लिए, तो सब चीज़ें आपके असेसमेंट हो जाएंगी। ठीक है। प्रिंसिपल क्या है असेसमेंट के? कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि जो असेसमेंट है वो कॉन्टिन्यूस रहता है। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई दिन असेसमेंट छोड़ दिया। आप हर दिन चाहे इंटेंशनली चाहे नॉन इंटेंशनली आप ना बच्चों को जज कर रहे होते हैं। जज कर रहे होते हैं इससे मतलब नहीं है कि ये बच्चा अच्छा है, ये गंदा है, इसको मैं अच्छे से पढ़ाऊँगी, इसको ना। जज करने का मतलब आप बच्चों को समझ रहे होते हैं, और जब आप बच्चों को समझ रहे हैं यानी आप बच्चों को असेस कर रहे हैं। एंड असेसमेंट इज कॉन्टिन्यूस। कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी ये दोनों चीज़ों को देखता है, सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज को चेक नहीं करता, ओवरऑल असेसमेंट करता है। बच्चा कितना ज़्यादा एक तरह से उसकी खुद की इमेजिनेशन पावर कितनी है, सब चीज़ें जज कर रहा है। उसका बच्चा खेल कूद में कितना है, स्पोर्ट्स में है, डांस में है, अदर एक्टिविटीज़ में है, तो हम हर चीज़ पर ध्यान देते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल है कि नॉलेज ऑफ वैल्यूज सिर्फ आप ओरल या रिटन टेस्ट से नहीं ले सकते, बल्कि आप पूल ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं उन्हें ग्रेड करने के लिए, और आप मल्टीपल तरीके यूज़ कर सकते हैं बच्चे को असेस करने के लिए। कंप्लीटनेस मतलब ये अपने आप में कंप्लीट है। भाई कंप्लीट तो होगा ही ना, कॉन्टिन्यूस चलता जा रहा है, आप सब चीज़ को चेक कर रहे हो, तो ऑब्वियसली असेसमेंट अपने आप में ही कंप्लीट है। ठीक है। थ्रू द टेस्ट एग्ज़ाम्स हमें बच्चे के एकेडमिक लेवल का पता चल जाता है। इवैल्यूएशन भी इसके अंदर आ जाता है असेसमेंट में। इवैल्यूएशन से हमें बच्चे की पर्सनालिटी का पता चल जाता है। फिज़िकल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, सब असेसमेंट का हमें बच्चे को पता चल जाता है असेसमेंट करने के बाद। तो इसमें क्या आता है? कंप्लीटनेस। चाइल्ड सेंटर्डनेस, यानी बच्चे को ध्यान में रखकर हर असेसमेंट किया जाता है, तभी तो हम हर तरह से बच्चे को जज कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई के मामले में हम उसे नहीं ले रहे। टोटलिटी सब कुछ इंक्लूड करता है। एप्लीकेशन मतलब ये सिर्फ मतलब जो एक्चुअल लाइफ में बच्चा वैल्यूज़ ले रहा है उनको भी इंक्लूड करता है। उनको नॉर्मल सिचुएशन में बच्चा नॉर्मली ऑब्जर्वेशन से आप उसकी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ब्रॉडनेस मतलब काफ़ी ब्रॉड है, आप इसे स्पेसिफिकली नहीं कह सकते सिर्फ इसका ही असेस कर रहे हैं, तो ब्रॉड है इसकी जो ब्रांच है, क्योंकि आप बच्चे की हर चीज़ को असेस कर रहे होते हैं। ठीक है। और टोटलिटी शायद मैंने ये दोबारा रिपीट कर दिया है। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स हमारे असेसमेंट के। उसके बाद हम देखते हैं वैल्यूज़। भाई असेसमेंट की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए हर असेसमेंट की। आप यही नहीं, हर टीचर एक अच्छा असेसमेंट नहीं कर पाता है। तो सबसे पहला है असेसमेंट वैलिड होना चाहिए, यानी कि जो आप सच में मेजर करना चाहते हो वो आप असेसमेंट के थ्रू मेजर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। आप बच्चे की प्रॉब्लम स्किल्स को देखना चाह रहे हो, आप कोई भी स्किल्स को देखना चाह रहे हो, तो स्किल से रिलेटेड आपका असेसमेंट होना चाहिए वैलिड। रिलायबल मतलब ऐसा ना हो कि उस असेसमेंट को आप देख रहे हैं, मतलब कोई भी मार्क करे तो सेम उसका स्कोर रहे, तो वैलिड होना चाहिए आपका। रिलायबल होना चाहिए। फेयर होना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले हर बच्चे को सक्सीड करने की। इक्विटेबल होना चाहिए, मतलब कि बच्चे में डिस्क्रिमिनेट भेदभाव करके असेसमेंट नहीं बनाना चाहिए। किसी भी बच्चे को कोई ज़्यादा एडवांटेज ना दे दिया जाए, किसी भी इंडिविजुअल को डिसएडवांटेज ना मिल जाए। ठीक है। तो स्टूडेंट्स को हर लेवल पर असेस करना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे एग्ज़ाम पसंद करते हैं लेकिन उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, कुछ पूरे साल अच्छा करते हैं एग्ज़ाम्स में अच्छा नहीं कर पाते, तो हमें उन्हें हर तरीके से असेस करना चाहिए ताकि इक्विटेबल रहे हमारा असेसमेंट। और असेसमेंट टाइमली होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने आज असेसमेंट करा अपना, उसके बाद 2 महीने याद करें यार असेसमेंट भी करना था, रिपोर्ट भी तैयार करनी थी। काफ़ी टीचर्स होते हैं ऐसा करते हैं कि जब बिल्कुल उनको रिपोर्ट देने का टाइम आता है तब वो अपना असेसमेंट शुरू करते हैं, जबकि असेसमेंट टाइमली और कॉन्टिन्यूसली होते रहना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि असेसमेंट क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, किस तरीके से हम बच्चे को जज कर सकते हैं, है ना, और कैसे ही हमें हमारी एजुकेशन की फील्ड में मदद करता है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम
आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करना मत भूलेगा, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस फॉर ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।